Hello students. Let's continue chapter number 8. तो chapter number 8 में last time में we had done the plasma membrane structure and the structure of the cell wall. Now today we have to start with the endomembrane system. Now whenever we are talking about endomembrane system, as you can see इसमें 4 cell organelles mentioned है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर काउंट होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर काउंट होता है, लाइसोसोम्स काउंट होता है, वैक्यूल काउंट होता है. So why we are counting these different four cell organelles under the same system? Because ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इसमें जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनकी वर्किंग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है और इनका ओरिजिन भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है. जैसे न्यूक्लियस के बाहर ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी हम पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप्स का होता है. तो आर फॉर्मेशन में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेल्प करती है. आर से फर्दर एस फॉर्म होगा, एस से फर्दर गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम, लाइसोसोम गोल्गी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम और वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं. तो ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं इनका जो ओरिजिन है, इनके जो फंक्शंस हैं वो आपस में कनेक्टेड है. सो दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग दैम कलेक्टिवली अंडर अ सिंगल सिस्टम which is known as endomembrane system. So now let's discuss about these 4 organelles one by one. तो इसमें सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है, आर एस दैट वी विल डिस्कस. तो पहले एक जनरल डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एज यू कैन सी ऐसे छोटे छोटे ट्यूब लाइक बहुत सारे बने हुए हैं, आपस में कनेक्टेड हैं. तो अगर ऐसा नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूब्स है which are connected with each other, so this type of system will be known as endoplasmic reticulum. तो endoplasmic reticulum का मतलब है जिसमें ऐसे tiny tube like structures आपस में एक दूसरे के साथ connected है. अब ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप. इसमें फर्स्ट आता है आर दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सेकेंड इसमें जो सिस्टम आता है दैट इज एस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ ऑल ऑफ यू विल हैव टू रिकॉल द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल जो कि हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है. तो जो न्यूक्लियस के बाहर, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं. तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इट विल अपीयर रफ इन टेक्सचर. सो दिस ऑर्गेनल विल बी नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So why are we calling it as rough endoplasmic reticulum? Because it is appearing rough under the microscope due to the presence of ribosome. और इसकी लोकेशन क्या है? That it is present outside the nucleus membrane. उसके अलावा एक और भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें ऐसे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स तो होगा बट उनके ऊपर कोई राइबोसोम्स क्योंकि नहीं होता अटैच्ड. ठीक है, तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो एकदम स्मूथ नज़र आता है. तो जब साइंटिस्ट ने उसको फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप के अंदर व्यू करा तो इट वाज अपियरिंग स्मूथ इन टेक्सचर, तो उन्होंने उसका नेम दे दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो रफ और स्मूथ टर्म कैसे कॉइंड हुई हैं? दे हैव बीन कॉइंड अकॉर्डिंग टू द फैक्ट कि अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखने से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ नज़र आ रहा है तो वी विल बी कॉलिंग इट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ नज़र आ रहा है तो वी विल बी कॉलिंग इट एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये जो आर है वो रफ क्यों है? बिकॉज इट इज़ हैविंग राइबोसोम्स. एस स्मूथ क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन राइबोसोम. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दीज 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वन बाय वन. तो इसको हमें डिफरेंस के फॉर्म में लर्न करना है. आफ्टर द क्लास take out your notebooks and try to write 4 differences between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस तो ऑफ कोर्स आप इनकी फुल फॉर्म लिख सकते हो कि आर की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, आपको पता है. एस की फुल फॉर्म आपको पता है, सो राइट डाउन दैट फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद हम इसमें सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द राइबोसोम्स. जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स एब्सेंट है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है. तो 2 पॉइंट्स हो गए जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. देन वी हैव टू डिस्कस द थर्ड पॉइंट दैट इज़ विद रेस्पेक्ट टू लोकेशन. अब हमें ये देखना है कि दोनों टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज़ प्रेजेंट क्लोज टू द न्यूक्लियस क्योंकि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है. यहाँ पे डायग्राम में देखो एस आर के साथ अटैच करके शो करा हुआ है बट एक्चुअली एस अटैच नहीं होता.
आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो सेल के पेरीफ्री पे प्रेजेंट होता है. अगर आप एनिमल सेल का डायग्राम देखोगे तो SCR जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास कहीं प्रेजेंट होता है. सो वी विल से इट इज़ प्रेजेंट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल. इट इज़ प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरीफ्री. ओके, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. RER इज प्रेजेंट क्लोज टू द न्यूक्लियस. SCR is present away from the nucleus. It is present towards the periphery of the cell. Then we have to discuss with respect to their function. अगर हम फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो दोनों के फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. देखो SCR के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं. अभी हम राइबोसोम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट रिमेंबर कि जो राइबोसोम्स हैं उनका कॉमन नेम होता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. ठीक है, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. तो राइबोसोम अगर सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है तो ऑब्वियसली वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है. तो RER के ऊपर क्योंकि राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. अब SCR के ऊपर क्योंकि राइबोसोम्स अटैच नहीं है, दैट डजंट मीन कि SCR इज नॉट परफॉर्मिंग एनी फंक्शन. SCR का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स एक टाइप का बायोमोलिक्यूल है जो कि हम चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे, जिसको कॉमन लैंग्वेज में फैट्स भी बोल देते हैं. तो जो SCR है वो लिपिड बायोसिंथेसिस या लिपिड फॉर्मेशन के साथ इट इज़ डूइंग द फंक्शन. तो दोनों के फंक्शंस में डिफरेंस है. RER प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, SCR जो है वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है. देन वी हैव टू डिस्कस द एग्जाम्पल्स. कौन से वाले सेल में हमें RER मिलेगा, कौन से वाले सेल में SCR मिलेगा, दैट वी हैव टू सी. अब जो RER है दैट इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. RER के केस में व्हाट इज़ हैपनिंग, जो भी सेल प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है उस सेल के अंदर RER विल बी वेरी वेल डेवलप्ड. जैसे कि लेट्स टेक द एग्जांपल कि बहुत सारी सेल्स होती हैं. पैनक्रियाज में आपने पढ़ा था क्लास 10 में कि पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन बनाता है. तो इंसुलिन हार्मोन इज प्रोटीनेशियस इन नेचर, मीन्स इंसुलिन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो अगर कोई पैनक्रियाटिक सेल, not all the cells are making insulin, so those pancreatic cells which are concerned with the formation of insulin hormone, they will be having well developed SCR. मतलब उनके अंदर जो सॉरी दे विल बी हैविंग वेल डेवलप्ड RER, क्योंकि RER जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. और उसके अलावा जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल कि स्टमक में वी नो कि एक एंजाइम बनता है पेप्सिन, और ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये भी प्रोटीन होता है. तो ऑब्वियसली जो स्टमक की सेल्स पेप्सिन एंजाइम प्रिपेयर कर रही हैं they will also be containing well developed RER. So all those cells जो कोई ऐसा हार्मोन प्रिपेयर कर रही हैं, कोई एंजाइम प्रिपेयर कर रही हैं which is proteinaceous in nature, so those cells will be having well developed RER. उसके बाद now let's discuss about SER which is the smooth endoplasmic reticulum. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है. तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स बनते हैं जो कि लिपिड को यूज़ करके एज अ रॉ मटेरियल प्रिपेयर होते हैं. तो ऑब्वियसली ऑल दो सेल्स विच आर प्रिपेयरिंग लिपिड्स और विच आर प्रिपेयरिंग हॉर्मोन्स यूजिंग लिपिड्स एज अ रॉ मटेरियल, वहाँ पे SCR वेल डेवलप्ड होता है. जैसे ह्यूमंस के केस में, स्पेशली मेल्स के केस में वी नो जो टेस्टिस है इट इज़ प्रिपेयरिंग अ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये लिपिड्स को रॉ मटेरियल यूज़ करके प्रिपेयर होता है. तो obviously the cells which are helping in the formation of testosterone they will be having very well developed SCR. Similarly females के केस में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन प्रिपेयर होते हैं. तो ये जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है ये भी लिपिड से ही डिराइव्ड होते हैं. तो ऑब्वियसली जहाँ पे भी ओवरी में ये हार्मोन्स प्रिपेयर हो रहे हैं उन सेल्स के अंदर कौन से वाला टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा अच्छे से फॉर्म हो चुका होता है, दैट इज़ SCR. अब इसके अलावा SCR का एक और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हमारी डेली लाइफ के साथ कंसर्न्ड है, वी शुड डिस्कस. जैसे कि लिवर है, लिवर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. लिवर के फंक्शंस अभी हम डिस्कस करेंगे. तो एक फंक्शन होता है लिवर का विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लिवर हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन. ये टर्म आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स में आपको मिल जाएगा, डिटॉक्सिफाई द बॉडी, डिटॉक्सिफिकेशन. तो इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं, उसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे
and they will be removed or flushed out from the body. तो जैसे कि लेट्स से कि अगर अभी हम करंट सिनेरियो देख लेते हैं, दिल्ली एनसीआर रीजन में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, तो जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन है, मीन्स दे आर अ टाइप ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, वी आर इनहेलिंग देम. सिमिलरली आपको पता है आजकल मार्केट में जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड लगा होता है, इंसेक्टिसाइड होता है. अब जितना भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड फार्मर्स स्प्रे करते हैं वो सारा ऑयल बेस्ड है. ऑयल बेस्ड मतलब कि वो एक टाइप का लिपिड्स यूज़ करके बनाया जाता है. तो जब आप वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हो तो आपकी बॉडी में वो पेस्टिसाइड्स एंटर कर रहे हैं, एंड बिकॉज ये सारे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड लिपिड या ऑयल बेस्ड हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने का जो काम है वो लिवर करता है विद द हेल्प ऑफ एस सी आर लिपिड बनाने में भी हेल्प करता है. एस और जो लिवर है वो जितने भी ऐसे ऑयल बेस्ड हार्मफुल केमिकल्स हैं उसको भी वो न्यूट्रलाइज करता है, बॉडी से रिमूव करता है. तो जो लिवर आपका डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है दैट इज ड्यू टू दी हेल्प प्रोवाइडेड बाय द एस. Then we have to discuss the next type of endomembrane system which is called the Golgi apparatus. अब इसका डायग्राम एक बार आप अच्छे से लर्न कर लेना. दिस इज द सेम डायग्राम विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. तो यहाँ पे भी देखो ये जो गोल्गी अपरेटस है इसमें ऐसे ये छोटे छोटे ये फ्लैट शेप डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एंड दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर. ये पहला डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, दूसरा है, तीसरा है, तो मतलब एक के नीचे एक ऐसे बहुत सारे डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं. तो ये जो पूरा ऐसे नेटवर्क बन जाता है डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स का, दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड गोल्गी बॉडी. और ये जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले एक इटालियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्गे. तो उनके नेम के ऑनर में ही इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गोल्गी अपरेटस. अब ये जो गोल्गी अपरेटस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स सी कि ये काम क्या करता है. स्ट्रक्चर तो हमने डिस्कस कर लिया कि ऐसे बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप सैक्स हैं जिसको कि सिस्टर्ने हम बोलते हैं. तो ऐसे सिस्टर्ने जब एक के ऊपर एक ऐसे प्लेस हो जाएंगे वन अबव द अदर, देन दे विल बी फॉर्मिंग दिस कंप्लीट ऑर्गेनल विच विल बी कॉल एंडो मेम्ब्रेन, विच विल बी कॉल गोल्गी अपरेटस. और ये जो गोल्गी अपरेटस है दिस इज अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. अब सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर हमें बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक रीड करोगे तो उसमें ऐसे दो टर्म्स मेंशन्ड है, सिस फेज एंड ट्रांस फेज. तो ये हमें पता होना चाहिए कौन सा सिस फेज है कौन सा ट्रांस फेज है. जैसे लेट्स ड्रॉ वन सिस्टर्ने. ये हमारा लेट्स से कि एक सिस्टर्ने है. ऊपर वाला जो फेस होता है जो कि अपर साइड पे प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड सिस फेज. इसी को एनसीईआरटी में फॉर्मिंग फेज भी कहा है या एफ फेज भी कहते हैं. अभी इसको फॉर्मिंग या एफ क्यों कह रहे हैं दैट वी विल डिस्कस. और जो इस सिस्टर्नी का नीचे वाली साइड या लोअर पोर्शन है दिस विल बी कॉल्ड ट्रांस फेज. इसको हम मेच्योर फेज भी कहते हैं या एम फेज भी कहते हैं. ठीक है. अब ये फॉर्मिंग मेच्योर ये सब क्या है मीनिंग ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा. एक्चुअली जो इसका अपर सरफेस है ये कॉन्केव शेप को रिजेंबल करता है तो इसलिए उसको सिस बोल देते हैं. और जो ऑपोजिट वाला है उसको फिर हमने नेम कर दिया ट्रांस. बट हमें फॉर्मिंग और मेच्योर वाला फंक्शन जो है वो बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. अब ये जो गोल्गी अपरेटस है सबसे पहले हमें इसका कॉमन नेम लर्न करना है क्योंकि एक बार हमें इसका कॉमन नेम लर्न हो गया तो हमें इसका जो फंक्शन है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. दिस गोल्गी अपरेटस इज नोन एज director of the macromolecular traffic in the cell. Okay, why we are calling it as director of the macromolecular traffic in the cell. देखो सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. कौन से मॉलिक्यूल को सेल के अंदर रहना है, कौन से मॉलिक्यूल को सेल के बाहर जाना है, कौन से मॉलिक्यूल को सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके अटैच हो जाना है, ये सब डिसाइड करता है गोल्गी अपरेटस. जैसे आपने देखा होगा ना ट्रैफिक लाइट पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, वो डायरेक्शंस देते हैं कि आप ये वाले लाइट ऑन हो गई है तो अब आप इधर से जाइए, लाइक दिस दे आर गिविंग डायरेक्शंस. तो ऐसे ही सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल मूव कर रहा है उसको गाइड करने का काम कि आपको सेल के अंदर रहना है कि सेल के बाहर जाना है, ये सब गोल्गी अपरेटस डिसाइड करता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डायरेक्टर ऑफ द मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक ऑफ द सेल. तो जैसे कि एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देखते हैं. आर हमें पता है प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है. तो लेट्स से आर ने प्रोटीन्स बनाए
और एक ऐसे छोटे से वेसिकल, वेसिकल मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और छोटा सा ऐसा पार्ट बना के उसने यहाँ पे गोल्गी अपरेटस के पास भेज दिया। तो ये जो गोल्गी अपरेटस के सिस्टर्ने का सिस फेज था, इसके साथ आके ये वेसिकल फ्यूज हो जाएगा और इसके अंदर जो भी प्रोटीन्स थे वो सारे प्रोटीन्स ये सिस्टर्ने का जो अंदर का स्पेस है जिसको कि हम ल्यूमेन कहते हैं, उस ल्यूमेन में रिलीज कर देता है। अब ये सिस्टर्ने गोल्गी अपरेटस इस पहले प्रोटीन को पूरा स्टडी करेगा कि किस टाइप का प्रोटीन है, इसको कहाँ भेजना है, सेल के अंदर रखना है, सेल के बाहर भेजना है, लाइक इट विल बी स्टडिंग इट ऑल। और उसके बाद फिर जो इसका ट्रांसफेस है, यहाँ से एक और वैक्यूल बनेगा और गोल्गी अपरेटस इसके ऊपर लेट्स से कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। और इसके अंदर हमारा जो प्रोटीन है वो पैक्ड हो गया। अब ये जो वेसिकल बनता है इसके ऊपर वो कुछ टैगिंग लगा देगा, अलग अलग टाइप के फ्लैग्स लगा देता है, जिनके पास इन फ्लैग्स के पास सिग्नल होता है कि इस प्रोटीन को हमें कहाँ लेकर जाना है। जैसे लेट्स से कि अगर ये कोई ऐसा हार्मोन है या एंजाइम है जिसको सेल के अंदर ही काम करना है, लेट्स से इट्स अ हार्मोन। प्रोटीन बहुत सारे आपको पता है हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करते हैं। तो लेट्स से कि जो प्रोटीन बना है इट्स अ टाइप ऑफ हार्मोन और इसको सेल के अंदर ही रहना है, इट इज़ नॉट सपोज टू गो आउटसाइड द सेल। तो जो वैक्यूल बना है एम फेज से, मेच्योर फेज से, वहाँ से जो वैक्यूल बनेगा उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है कि इस प्रोटीन को हमें सेल के अंदर ही रखना है। तो ये जो वैक्यूल रिलीज होगा ये सेल के साइटोप्लाज्म में जाके इस एंजाइम को रिलीज कर देगा। लेकिन लेट्स से कि अगर कोई ऐसा प्रोटीन बना है जिसको कि सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जाके अटैच होना है, तो यहाँ पे जो फ्लैग लगेगा वो डिफरेंट फ्लैग लग जाएगा, क्योंकि गोल्गी अपरेटर सबको गाइड कर रहा है किसने कहाँ जाना है। तो जब ये फ्लैग हमारा इस टाइप का है तो ये वेसिकल क्या करेगा, इस प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ले जाएगा और वहाँ पे जाके फ्यूज़ करके रिलीज़ कर देगा। तो जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में डिस्कस भी किया था कि बहुत सारे जो रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, मतलब प्रोटीन्स के साथ लिपिड अटैच हो गया या कुछ कुछ और मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये सारी जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, दैट इज़ ऑल डन बाय द गोल्गी अपरेटस। अब उसके बाद लेट्स से कि जो लिपिड्स है, एस लिपिड बना रहा है, वो भी गोल्गी अपरेटस के पास आते हैं। सेम स्टोरी है कि पहले सिस फेज के साथ वैक्यूल जो आर से आए लिपिड्स वाला वो फ्यूज़ होगा, फिर गोल्गी अपरेटस उसको पूरा स्टडी करेगा। लेट्स से कि इस लिपिड को सेल के बाहर जाना है तो जो वैक्यूल बनेगा जिसके अंदर लिपिड है उसके ऊपर ऐसी फ्लैगिंग वो लगा देगा कि ये फ्लैग इसको सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही जाके ये वेसिकल बर्स्ट होंगे, वहीं पे ये लिपिड्स रिलीज होंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपको पता है बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन प्रोटीन्स के साथ ये लिपिड अगर अटैच हो गया तो रिसेप्टर के जैसा काम करना स्टार्ट कर देगा। तो जो भी गोल्गी अपरेटस है वो सारा डिसाइड करता है कि कौन से मॉलिक्यूल को कहाँ पे मूव करना है। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ द मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक। उसके बाद फिर ये वाला जो आपकी बुक में फंक्शन मेंशन है, ठीक है, कि जो गोल्गी अपरेटस है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक्चुअली होता क्या है, जो ये आपका सिस्टर्ने है गोल्गी अपरेटस का, आर का कोई वेसिकल आया, उसने प्रोटीन्स यहाँ पे रिलीज कर दिया। कार्बोहाइड्रेट्स अगर कहीं पे सेल में बन रहे हैं, किसी और वेसिकल से आए, गोल्गी अपरेटस के साथ फ्यूज होके उन्होंने अपना जो भी उनके पास कार्बोहाइड्रेट्स है वो रिलीज कर दिए। अब अगर इन दोनों की जॉइनिंग करके कोई सेल को ग्लाइकोप्रोटीन रिक्वायर्ड है तो इन दोनों की जॉइनिंग जो है वो गोल्गी अपरेटस करेगा। तो जब आपका ग्लाइको वर्ड मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, तो अगर मान लो सेल को ग्लाइकोप्रोटीन रिक्वायर्ड है तो ये दोनों की ज्वाइनिंग करके ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सिमिलरली अगर सेल को ग्लाइकोलिपिड्स रिक्वायर्ड है, ग्लाइकोलिपिड्स अगर आपको याद हो ये रिसेप्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी रिसेप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो सेल को ग्लाइकोलिपिड रिक्वायर्ड है तो जो गोल्गी अपरेटस का सिस्टर्ने है अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कहीं किसी वेसिकल से उसके पास आया है और लिपिड्स भी आ रहे हैं एस के थ्रू, तो वो इन लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में ज्वाइन करके ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो फॉर्म कर देगा। तो जो गोल्गी अपरेटस है वो मॉलिक्यूल्स, हायर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लाइसोसोम, कि लाइसोसोम एग्जैक्टली काम क्या करता है। अगर आपको याद हो, आपने 9th क्लास में आई थिंक लाइसोसोम का कॉमन नेम लर्न करा था, क्योंकि इसका कॉमन नेम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है तो बच्चों को यूजुअली याद भी रहता है, दैट इट इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल।
लाइसोसोम का कॉमन नेम क्या है? दैट इट इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं जो पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज वाई लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और ये जो लाइसोसोम होता है ये एक्चुअली फॉर्म गोल्गी अपरेटस से ही होता है, ठीक है। और लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो गोल्गी अपरेटस के अंदर ही असेंबल होते हैं और फिर वहीं से लाइसोसोम में आते हैं। इसीलिए क्योंकि इन सबके फंक्शंस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो वी स्टडी देम अंडर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये जो लाइसोसोम है इसमें एक्चुअली होता कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि सिंपल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंगल लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, तो ये फॉर्म गोल्गी अपरेटस से होता है। इसके अंदर एक सिंगल लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं दे आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स।